को नमस्कार। आज फिर आपका इस ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन में मानवीय मूल्य कक्षा पर आप सबका स्वागत है। पिछली कुछ कक्षाओं से हम चर्चा कर रहे हैं कि मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जो आज के मानव के संबंधों में या मानव प्रकृति के संबंधों में जो समस्याएं आ रही हैं उनका हम समाधान किस प्रकार से देखते हैं, है ना। किस तरह से हम इन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, किस तरह से हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम फिर से कुछ और समस्याओं को देखते हैं। पिछली कक्षा में हमने नर नारी में समानता को कैसे निश्चित कर सकते हैं और अमीरी गरीबी में जो अंतर है उसको भी कैसे कम कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा की। फिर से उस सिद्धांत को एक बार फिर से याद करते हैं कि मूल में सिद्धांत तो यही है कि मानव जो कुछ भी करता है, चाहे वो व्यवहार करता है, चाहे कार्य करता है, मानव के साथ में या मानव प्रकृति के साथ में, उसके मूल में कोई ना कोई मान्यता होती है। और वो मान्यता का आधार या तो संवेदना या भ्रमित कुछ मान्यताएं रहती हैं, कुछ अवास्तविकताएं जो वास्तविकताएं जो निराधार माने हुए रहते हैं अस्तित्व के बारे में, मानव के बारे में या मानव के प्रयोजन के बारे में। और या फिर मान्यता के मूल में समझ हो सकती है, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता हो सकती है। हम यहाँ प्रस्ताव दे रहे हैं कि यदि हमारी मान्यताओं का आधार भ्रम होगा तो भ्रम के आधार पे जो मान्यताएं हैं उसके आधार पे जो भी कार्य व्यवहार होगा वो समस्याजनक होगा और हम समस्याओं से पीड़ित रहेंगे। यदि हमारे चित्त में जो मान्यताएं हैं, चित्त में वो बुद्धियों में जो स्वीकृतियां हैं, चित्त की मान्यताओं का चित्रण का आधार अगर बुद्धि में स्वीकृतियां हैं, बोध हैं, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता का बोध है, उसकी प्रतीति है, अनुभव बोध है, उसके आधार पर अगर हम मानकर कुछ भी कार्य व्यवहार करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे विचारों में समाधान होगा। और विचारों में समाधान होगा तो मानव के बीच में व्यवहार में न्याय होगा और मानव प्रकृति के साथ कार्य में नियम होगा, आवर्तनशीलता होगी और मानव के साथ भी और मानव प्रकृति के साथ भी उभय समृद्धि, उभय तृप्ति का अनुभव होगा, का एहसास की निरंतरता बनेगी, जिससे हम जो आज की समस्याएं हम देख रहे हैं, है ना, समझ के आधार पे हम हमारी मानसिकता में जो परिवर्तन आता है, उससे हमारी मान्यताओं में जो परिवर्तन आता है, उसमें परिवर्तन होने से ही कार्य व्यवहार बदलने लग जाते हैं। और वो बदलाव को हम जब पॉजिटिव रूप में देखते हैं तो वही समाधान है समझ की रोशनी में। तो सूत्र ही है, समझ से समाधान, और समाधान होता है तो फिर समस्याएं नहीं होती हैं। तो हम देखते हैं मानव के बीच में और क्या वर्तमान में समाज के अंदर समस्याएं हैं और किस तरह से मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में उन समाधानों को हम देख सकते हैं। तो इस भाग में आज की कक्षा में हम एक तो देखेंगे कि जाति जो प्रथा है, जाति के आधार पर जो वैमनस्य है, जाति के आधार पर जो परस्परता में कटुता है, उसका समाधान हम कैसे देखते हैं। और फिर एक तो अमीरी गरीबी में अंतर है ही, खाई है ही, जो वर्तमान विकास का मॉडल है ना, जीडीपी का मॉडल है, जिसको हमने कल की क्लास में देखा था, पिछली क्लास में देखा था, उससे वो बढ़ता हुआ सा दिख रहा है। उसके ही सबसेट के रूप में एक जातिगत आर्थिक विषमता भी बनी हुई है, उसका समाधान हम कैसे देखते हैं, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। तो क्या मुद्दे हैं? पहले जाति प्रथा को लेकर जो जाति के आधार पर जो वैमनस्यता है, उसके आधार पर हम, है ना, मुद्दों को देख लेते हैं, क्या मुद्दे हैं, और फिर उन मुद्दों को किस तरह से हम समाधान को देखते हैं, है ना, इसको देखेंगे। तो मानव समाज की जो वर्तमान स्थिति है वो विभक्त मानव समाज है। हम यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में अखंड समाज की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ये समझते हैं, जब हम पूरे अस्तित्व को समझते हैं, सहअस्तित्व को समझते हैं, और सहअस्तित्व का समझने का मतलब है जो नित्य है, निरंतर है, शाश्वत है, हमेशा के लिए है, जो स्थिति और गति में सहअस्तित्व बना ही हुआ है। तो तात्विक रूप में, मूल रूप में देखेंगे तो व्यापक और इकाई, और इकाइयों में जड़ चैतन्य इकाइयाँ हैं, है ना, जिसमें पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था,
जड़ के रूप में हैं और जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था चैतन्य इकाइयों के रूप में हैं। तो व्यापक यानी कि शून्य और इकाइयों का एक सहअस्तित्व है, फिर इकाइयों का भी सहअस्तित्व है, और फिर मानव पे आते हैं तो मानव का भी सहअस्तित्व है। और जब मानव के स्तर से देखते हैं तो अखंड समाज की बात करते हैं कि मानव का धर्म एक है, सुखी होना, है ना, व्यवस्थित होना, क्योंकि अस्तित्व में बाकी सब अवस्थाएं, बाकी सब इकाइयाँ मानव को छोड़कर व्यवस्थित ही हैं। मानव को ही व्यवस्थित होना है, क्योंकि मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है, तो उसके आधार पे, वो समझ के आधार पे ही व्यवस्थित और हो सकता है, समझ कर ही व्यवस्थित हो सकता है। तो मानव के संबंधों को देखते हुए हम अखंड समाज की जो परिकल्पना, अवधारणा कर रहे हैं कि जिसमें मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है और मानव का कार्यक्रम भी एक है, लक्ष्य के रूप में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है, मूल चाहना एक है ना, और प्रत्येक मानव शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप है। ये सब मानव में समानता के आधार हैं और यही मूल आधार है अखंड समाज का होने का, है ना। तो अब हम जो भिन्नताएं देख रहे हैं वो मान्यताओं के आधार पर है, मत संप्रदायों के आधार पर है, भाषाओं के आधार पर है, और इसी के आधार पे हमने ऊंचा नीचा, ज्येष्ठ नेष्ठ, छोटा बड़ा मान लिया है। इसी के आधार पर हमने भेदभाव कर लिया है कि कोई छोटा मानव, कोई बड़ा मानव, कोई श्रेष्ठ, कोई निष्ठ, और उसका आधार क्या हमने चुन लिया है, या तो हम लिंग के आधार पर, पुरुष और स्त्री के आधार पर हम देखते हैं कि कौन पुरुष श्रेष्ठ है कि स्त्री श्रेष्ठ है, ये इस बात को लेकर झगड़ते हैं, नहीं तो भाषा को लेकर झगड़ते हैं, छोटा कौन सी भाषा अच्छी है, कौन सी बुरी है, रूप को लेकर, काला गोरा, है ना, छोटा मोटा, पतला नाटा, इन सब के आधार पर झगड़ा, धन के आधार पर तो हो ही रहा है, क्लास जिसको हम कह रहे हैं, वर्ग, है ना, अमीर गरीब, बल कमज़ोर बलशाली, पद को लेकर, और इतने सारे मत और संप्रदाय हैं, है ना, उनके आधार पे समाज बटा हुआ है। जबकि यहाँ पर हम जब मानव समानता की बात करते हैं तो अखंड समाज की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति और एक आधार जाति भी है। अगर इसको मुख्य रूप से अगर भारत के संदर्भ में देखते हैं तो जाति के आधार पर जो अत्याचार होते रहते हैं वो बने ही हुए हैं। उसके मूल में जो मुद्दा है कि किस आधार पर हमने जातियों को बना लिया है, मुख्य आधार देखेंगे तो वो जन्म और कर्म ही है। हमने कुछ कर्मों को, जैसे शिक्षा और व्यवस्था में भागीदारी को श्रेष्ठ मान लिया है, जबकि कुछ कर्म जैसे उत्पादन और सेवा है उसको हमने छोटा माना हुआ है ना। सेवा करने वाले और उत्पादन करने वाले को कम मानते हैं और शिक्षा और व्यवस्था में जो भागीदारी करते हैं उनको बड़ा मानते हैं। अब कर्म के आधार पे जाति बना ली हैं और फिर बना लिया कि भाई जैसा जन्म होगा, जो उसकी परंपरा में जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम होता रहता है वही करना है, तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बने रहेंगे और नेष्ठ नेष्ठ बने रहेंगे। तो विशियस साइकिल को हमने खुद ही अपनी भ्रमित मान्यताओं के आधार पर बना लिया है और उसी के आधार पर फिर उसको कंटिन्यूटी में बनाए हुए हैं। उपरोक्त के आधार पर जाति और फिर उसका जन्म से जुड़ाव कर देने पर उसी आधार पर जातियों में भेदभाव, और कुछ जातियों द्वारा जो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं उन जातियों पर जो जिनको नेष्ठ माना जाता है उन पर अत्याचार की प्रथा परंपरा चली आ रही है और वो वैमनस्यता बनी हुई है, हिंसा शोषण, है ना, बना हुआ है। इसका समाधान, है ना, कैसे देखते हैं? तो हम कह रहे हैं यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जब अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में समझते हैं और मानव को मूल रूप से समझते हैं और समानता के आधार के रूप में समझते हैं, तो हम पाते हैं कि जाति का अर्थ क्या होगा। जैसे मानव का धर्म एक है जो जीवन से जुड़ा हुआ है कि मानव धर्म सुख है, सभी मानव सुखी होना चाहते हैं और समाधान से ही सुखी होते हैं, व्यवस्था में जीकर ही सुखी होते हैं। तो सर्व मानव का धर्म एक ही है, सुख या व्यवस्था। उसी तरह से जो जाति है वो शरीर से जुड़ी हुई है ना। तो शरीर भी के आधार पर अगर हम देखने जाते हैं तो मानव जाति एक ही प्रमाणित होती है। कैसे प्रमाणित होती है? तो पहले तो जो मानव के जीने के आयाम हैं उसको हम जांच लेते हैं। मानव के जीने के आयाम हमको पता है कि जो मानव संपूर्णता में जीता है 4 आयामों में जीता है। अनुभव, जिसको हम सहअस्तित्व में अनुभूति कह रहे हैं, सहअस्तित्व को समझना कह रहे हैं, न्याय धर्म सत्य को समझना कह रहे हैं, उसको अनुभव कह रहे हैं। जो समझ की पूर्णता है उसका नाम अनुभव है कि पूरा सहअस्तित्व हमको समझ में आ गया है, एक एक इकाई से लेकर का
से लेकर संपूर्णता को हम पहचान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसकी तृप्ति बिंदु को अनुभव कह रहे हैं। उसके आधार पर हम विचार करते हैं। अगर अनुभव नहीं होता है तो भ्रमित मान्यताएं होती हैं, उसके आधार पर विचार करते हैं, और विचार के आधार पर व्यवहार करते हैं और कार्य करते हैं। तो ये 4 आयाम में ही हर मानव जीता है। अधूरापन जो अपने में लगता है क्योंकि अनुभव की कमी है, ये अधूरापन है, और ये अधूरेपन की वजह से ही सारी समस्याएं हैं, क्योंकि अभी हम अनुभव संपन्न नहीं है, संपूर्णता को नहीं समझे हुए होते हैं। तो हमारे विचारों में भी अधूरापन रहता है, व्यवहार में भी अधूरापन रहता है, कार्य में भी अधूरापन रहता है, और वही समस्या के रूप में प्रकट होता है। जबकि तृप्तिपूर्वक जीना का मतलब संपूर्णता में जीना ही तृप्तिपूर्वक जीना है, अन्यथा अतृप्ति बनी ही रहती है ना। तो अगर हम अनुभव संपन्न हो जाते हैं, जिसका हमने है ना पिछली कक्षाओं में जिक्र किया ही है कि उसका क्या रास्ता है, फिर से यहाँ पर एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं कि अनुभव को पाने का, अनुभव संपन्न हो गया, रास्ता क्या है कि मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जो नियम है, न्याय है, धर्म है, सत्य है, उसका वर्णन किया हुआ है। उसके अनुसार जब मूल्यों के अनुरूप जीते हैं तो हमको न्याय, धर्म, सत्य, नियम की प्रतीति होती है, साक्षात्कार होता है, बोध होता है, और बुद्धि फिर सत्य से भर जाती है, आप्लावित हो जाती है, और फिर सत्य की अनुभूति भी होती है, और संपूर्णता को हम समझ लेते हैं। तो ये संपूर्णता में जीने का तरीका है। और जैसे ही हम संपूर्णता में अनुभव संपन्न से जीते हैं तो विचारों में भी पूर्णता हो जाती है, व्यवहार में भी पूर्णता होती है। विचार की पूर्णता को हम समाधान कह रहे हैं, और है ना, और व्यवहार की पूर्णता को न्याय कह रहे हैं, कार्य में पूर्णता को समृद्धि कह रहे हैं। तो इनमें अधूरापन से अगर हम पूर्णता की तरफ जाते हैं, तृप्ति की तरफ जाते हैं, तो उसी को हम है ना समाधान और न्याय है ना और समृद्धि, ये विचार व्यवहार और कार्य में तृप्ति का आधार है। इन चारों आयामों में से कोई भी ज्येष्ठ या नेष्ठ नहीं है। कोई भी हम कहें कि अनुभव बड़ा, विचार बड़ा, मानव विभक्त नहीं है। मानव मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा का संयुक्त स्वरूप है, अविभाज्य स्वरूप है। तो अनुभव आत्मा में होता है ना। हम जो अनुभव यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा और बुद्धि की जो स्थिति होती है, उसमें अनुभव, बोध और चित्त में साक्षात्कार, प्रतीति बनी रहती है। उसके आधार पर वृत्ति में विचार, और फिर शरीर के द्वारा जो है ना व्यवहार और कार्य होता है। तो ये चारों जुड़े ही हुए हैं मानव परंपरा में। इनमें से कोई भी अलग नहीं हो सकता है, और कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, अविभाज्य हैं। सबका अपना अपना भूमिका है, और उस भूमिका में होने से ही है ना पूरकता के अर्थ में ये रहते हैं। तो जो भूमिका है, भिन्न जो व्यवहार और कार्य हैं फिर मानव रूप में, वो एक दूसरे के पूरक होने पे हैं। तो एक तो ये आधार से हमको समझ में आता है कि हर मानव पूरी तरह से एक ही है, संपूर्णता में जीना है। सभी आयामों में जीने से ही तृप्ति मिलती है। कोई कहे हम केवल कार्य कर लेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे। कोई लोग कहते हैं कि बस अब हमको ज्ञान हो गया है और अब हमको केवल विचार करते रहना है, तो कोई कार्य व्यवहार नहीं करना है। तो फिर उसका मानव परंपरा में कोई उपयोगिता भी नहीं रह जाती है ना। तो फिर तो जाति का कोई अर्थ ही नहीं होता है ना। तो लेकिन वो अपने में भी अधूरापन रहता है। अनुभव अगर है तो उसका प्रमाण तो कार्य और व्यवहार में ही निकल कर आएगा, समाधानपूर्ण विचार में निकल कर आएगा। इस तरह से ये तृप्ति का आधार होने से एक समानता बनती है। दूसरा जो आधार जाति का है, शरीर के आधार पर जब हम समानता देखते हैं तो हम देखते हैं कि शरीर संतानोत्पत्ति के अर्थ में है ना। कल भी हमने बात की थी, नर नारी का जो शरीर है वो भिन्न है, वो संतान उत्पत्ति के अर्थ में है। फिर शरीर को हम देखते हैं पूरी धरती पर, तो सबके शरीर की बनावट एक ही है। किडनी की जगह, हार्ट की जगह है ना, आंत की जगह, पेट की जगह, दिमाग की जगह, सब मानव में एक जैसा है ना। तो और जो भी शरीर की प्रक्रियाएं होती हैं वो सब एक जैसी होती हैं। श्वसन प्रक्रिया है, रक्त संचारण प्रक्रिया है, उसी आधार पर जो स्वास्थ्य विज्ञान है, मेडिकल साइंस है और आयुर्वेद है, जो भी स्वास्थ्य की पद्धतियां हैं वो इसी आधार पर विकसित हुई हैं कि मानव के शरीर की जो बनावट है वो एक ही है। और दूसरा संतानोत्पत्ति के अर्थ में कहते हैं, जो हम जातियों को जनरली बायोलॉजी में जब उसको स्पीसीज़ को हम बंटवारा करते हैं तो उसका मुख्य आधार यही रहता है कि अगर एक स्पीसीज़ के ही मेंबर मेल और फीमेल
के संयोग से जो संतान उत्पत्ति होते हैं उसकी परंपरा बनी रहती है, उसकी निरंतरता बनती है। पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र में स्त्री पुरुष में अगर प्रजनन क्रिया द्वारा संतान उत्पत्ति होती है तो उसकी परंपरा बनती है। इस अर्थ में भी मानव जाति एक ही है। तो ये जाति का जो कर्म के आधार पर बंटवारा है, ये भ्रमित उपज है। अभी हम मानव को अच्छे तरह से समझ नहीं पाए और उस भ्रम के आधार पर ही लड़ रहे हैं, ऊंचा नीचा एक दूसरे को देखते हैं और उससे इतना वैमनस्य बना हुआ है, कटुता बनी हुई है, जिससे हमारे सुख शांति संतोष आनंद के रूप में जीने में, समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व के रूप में जीने से बाधा आ रही है। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं, हमारी मानसिकता में परिवर्तन होता है, तो हमारा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो अभी हमने संप्रदायों को धर्म माना हुआ है वो झंझट खत्म हो जाता है ना। तो हम बड़े आराम में आ जाते हैं और बहुत ही सुख शांति चैन की जिंदगी, अमन चैन की जो जिंदगी कहते हैं, उसको इस पृथ्वी पर सभी मानव जी सकते हैं। तीसरा मुद्दा बनता है, शरीर एक साधन है ना। तो ये क्या है कि हम कह रहे हैं कि जो मानव है वो जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है। जब मानव को इस दृष्टि से देखते हैं तो जीवन के लिए शरीर साधन है। मुख्य रूप से जीवन ही सुखी होना चाहता है, शरीर सुखी नहीं होना चाहता है। शरीर तो अनुकूलता और प्रतिकूलता को पहचानता है ना। जो सुख है, जो मूल्यों को पहचानने वाली वस्तु है, वो जीवन है। जीवन ही विश्वास, सम्मान, स्नेह के साथ जीना चाहता है और वो समझ पूर्वक ही भावों को अपने में स्थापित कर पाता है। वो समझने का जो साधन है और इस समझ को प्रमाणित करने का जो साधन है जीवन के लिए, वो शरीर है। और पृथ्वी पर प्रत्येक मानव का स्वस्थ शरीर इसके लिए सक्षम है कि इस शरीर कैसा भी हो, मोटा हो, पतला हो, नाटा हो, काला हो, पीला हो और या फिर है ना सफ़ेद हो, वाइट या ब्लैक, किसी भी तरह का शरीर हो, स्वस्थ होना चाहिए। तो स्वस्थ शरीर से हर कोई मानव, है ना, मानव का मतलब जीवन, उस शरीर के प्रयोग से, साधन का प्रयोग करके समझ सकता है और प्रमाणित हो सकता है। इस तरह से जाति के आधार पर जितने भी झगड़े हैं, है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। मानव जाति एक सिद्ध हो जाती है, हमारी मानसिकता में बैठ जाती है। तो अभी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो सबसे पहले आदमी की पहचान इस आधार पर करना चाहते हैं कि इसकी जाति कौन सी है, अपने जाति वाला है कि दूसरे के जाति वाला है। तो अपना पराया, जबकि जाति एक ही है ना। तो कार्य अलग अलग हो सकता है ना, व्यवस्था में भागीदारी अलग अलग हो सकती है, परंतु कोई श्रेष्ठ या नेष्ठ इस आधार पर, कर्म के आधार पर नहीं है। सभी कर्म आवश्यक हैं और एक दूसरे के साथ पूरकता के अर्थ में है। इस मानसिकता के साथ में जो परस्पर मानव जाति, अब हम एक कह रहे हैं, तो जो जाति के आधार पर कटुता है, वैमनस्यता है, विभक्ता है, उसको हम मिटा सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं और मानव के बीच में एक सौहार्द और एक सामरस्यता की फीलिंग को, एहसास को हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए हमने दूसरा मुद्दा रखा है कि एक तो जाति के आधार पर जो आपस में वैमनस्यता है वो तो है ही, है ना, लेकिन जाति के आधार पर आर्थिक विषमता भी है। तो ये डबल वहमी जिसको बोलते हैं, एक तो कर्मों के आधार पर ऊंच नीच, छोटा बड़ा माना, और फिर जो छोटी जाति वाले जिनको मानते हैं, समहाव जो भी अभी शासन के या राज्य के या जो भी ढांचे बने रहे, उसमें उनको आर्थिक साधनों से वंचित भी रखा गया। किस तरह से रखा गया, ये इतिहास के मुद्दे हैं, इनको पढ़ा जा सकता है, परंतु उसको हमको देखने में आते हैं कि अधिकतर जो नीची जाति समझने वाले लोग हैं वो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, है ना। तो ये एक विचित्र संयोग है कि वो जो सेवा में लगे हुए हैं और उत्पादन में लगे हुए हैं वो आर्थिक रूप से भी विपन्न हैं, है ना। तो उसको कैसे हम दूर करें, इस समस्या से कैसे निजात पाएँ। हमने देखा ही है कि अमीरी गरीबी एक तो अपने आप में ही अभिशाप है, फिर ऊपर से, है ना, वो जातिगत जो समस्याएं हैं, जाति के आधार पर जो उत्पीड़न और शोषण और अत्याचार है, उसके साथ साथ में आर्थिक विपन्नता भी। तो इस तरह से छोटी जातियाँ माने जाने वाले लोगों का अभी धरती पर ही जो जीना है वो तो नारकीय है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम अखबार, टीवी और, है ना, ऐसा हम सर्वेक्षण कर ही सकते हैं। क्योंकि विगत में जो भी इतिहास रहा है उसमें ऊंची जाति माने जाने लोगों द्वारा नीची जाति माने जाने वाले लोगों पर अत्याचार, शोषण होता रहा है। उसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हुए हैं कि भाई सरकारी नौकरी में आरक्षण कर दिया जाए, विचार, जिससे आर्थिक विषमता दूर हो सके। इसमें आंशिक सफलता तो मिलती नज़र आती है,
हो सकता है कि कुछ कुछ जो नीची जाति माने जाने वाले लोग हैं वो कुछ आर्थिक स्थिति उनकी सुधरी भी हो, परंतु समाज में सम्मान मिले या उन पर अत्याचार खत्म हो जाए ऐसा नहीं दिखता है। फिर भी उन पर अत्याचार होते ही रहते हैं, वो देखे जाते रहते हैं। एक दूसरा भी इसका एंगल है कि जो नीची जाति माने जाने वाले लोग हैं वो प्रयासपूर्वक संगठित होकर शासन व ताकत को प्राप्त कर लेते हैं और फिर जिससे है ना ऊंची जाति माने जाने वाले लोगों पर अत्याचार व शोषण करके बदला लेना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि शासन में परिवर्तन होता रहता है, हिंसा और अत्याचार और शोषण का जो कुचक्र है वो बने रहता है। तो ये है ना, या तो आरक्षण द्वारा या शासन ताकत पाने से कोई स्थायी समाधान निकल आता है, ऐसा देखने में नहीं आता है। तो हम स्थायी समाधान के लिए क्या करें फिर? तो देखते हैं, हमने फिर से मूलभूत सिद्धांतों को हम बार बार ध्यान रखेंगे जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े लिए होंगे। अब उन सिद्धांतों को अप्लाई कर रहे हैं कि जो मानव के बीच में समस्याएं हैं, अगर हम इस ज्ञान को व्यवहार में लेकर आते हैं तो किस तरह से इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और ये जो भी हम करते हैं अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए ही कर रहे हैं, है ना। इसके अभाव में हम भी सुखी नहीं होंगे, हम दुखी होंगे तो दूसरों जो जिसके पास होता है वो बांटता ही है, तो दुखी व्यक्ति दुख को बांटता है। इसी तरह से दुख का कुचक्र भी बना हुआ है, शोषण का, अत्याचार का, हिंसा का कुचक्र बना ही हुआ है, सब इसको बांट रहे हैं, तो इसको तोड़ना होगा। और तोड़ने का तरीका केवल अपने सुख को सुनिश्चित करने से, अपनी समझ को सुनिश्चित करने से, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड द होल एग्जिस्टेंस, आवर ओन पर्पस, एंड देन we apply this into our own life, which will result into our happiness, contentment, joyful living, and in that case we will be able to make contribution towards others' happiness. That is the fundamental principle. उसके आधार पे अगर हम देखते हैं तो हमने पढ़ा है कि मानव जाति एक ही है, और यह भी देखा है कि अमीरी गरीबी में संतुलन होना मानव जाति के लिए आवश्यक है, अन्यथा वो द्रोह विद्रोह और युद्ध, शोषण, अत्याचार का चक्र बनता ही रहता है। मानवीय व्यवस्था यानी कि जिसको हम अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं, इसमें अगर इसके स्वरूप को जो देखते हैं, जब हमने वो 5 आयाम में राजनीति की बात की थी कि सभी के पास अगर उत्पादन के अवसर उपलब्ध रहते हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अंतर्गत, और पिछली कक्षा हमने देखा कि अमीरी बनना भी हमको निरर्थक लगने लगता है ना। जब तक हम भ्रमित मान्यता से रहते हैं कि अमीरी बनने से हमको सम्मान मिलता है, जो कि नहीं मिलता है। ये सब देख लेते हैं कि अगर आप अमीर बन जाते हैं तो पड़ोसी आपका सम्मान करता है या आपसे जलन करता है। एक तो पड़ोसी के अर्थ में देखते हैं, आप अपने में भी इसको जांच सकते हैं कि अगर आपका पड़ोसी अमीर बन जाता है तो आप उसका सम्मान करने लग जाते हैं या जलन करने लग जाते हैं, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। और सुखी तो कोई हुआ ही नहीं है अमीर बनकर, है ना। जलन ना भी हो तो इसको देख लें कि जब हम अगर तो गरीबी में थे और हम में से कि जिनके पास थोड़े धन संपत्ति आ गई है, तो क्या हमारा सुख का लेवल बढ़ा है? सुविधा का लेवल जरूर बढ़ा होगा, क्योंकि धन से सुविधा आ सकती है, सुविधा शरीर के लिए क्या, लेकिन जीवन में सुख, शांति, अमन, चैन, संतोष, आनंद की अनुभूति हुई, उसको हम जांच सकते हैं। अगर नहीं हुई तो अमीर बनने का फ़ायदा क्या है? क्यों इतनी मेहनत करना है ना। तो मेहनत करना है समझने के लिए, क्योंकि उसी से सुख सुनिश्चित होता है। उसी से समझ के आधार पर जब अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था होती है तो उसमें अमीरी गरीबी खत्म हो जाती है, सभी वर्ग और जातिगत विषमताएं खत्म हो जाती है, क्योंकि मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में सभी विलय हो जाती हैं। ये विषमताएं समाप्त होने लग जाती हैं, बिल्कुल जीरो हो जाएंगी ऐसा नहीं है, लेकिन उस तरफ टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की गति बनेगी, और एक तरह उनकी सभी के सभी समाधानित हो जाएं, समृद्ध हो जाएं, तो समाज में अभयता होती है और हम सहअस्तित्व में जी पाते हैं। मानवीय व्यवस्था अंतर्गत सभी के लिए समझदारी हेतु शिक्षा व उत्पादन के लिए साधन उपलब्धता ही स्थायी समाधान है। तो क्या स्थायी समाधान है? तो एक अंग्रेजी में कहावत है, ये इंग्लिश की स्टोरी है, वेदर यू वुड लाइक टू है ना गिव फिश टू ए पुअर पर्सन और यू वुड लाइक टू टीच हिम हाउ टू फिश। दिस इज़ इंग्लिश सेइंग, है ना। मछली खाना में कोई ज़रूरी नहीं मानता हूँ, परंतु अगर उसको हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे तो कहेंगे कि भाई किसी को गेहूँ बांटते रहना, हर साल उसको खाने के लिए गेहूँ देते रहना ज़्यादा ठीक है, या उसको ज़मीन देकर और प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर गेहूँ उगाना सिखा देना ज़्यादा अच्छा है? स्थायी समाधान कौन सा है? तो आप सभी इस बात को जांचेंगे कि हर साल
कहीं और से गेहूं लाकर उसको खिलाते रहना, अपने ऊपर आश्रित बनाए रखना है, मैं ना आप सुखी हैं ना वो सुखी हो पाता है। लेकिन अगर आप उसको स्वायत्त बना सकते हैं कि वो आत्मसम्मान के साथ में है ना, उसके पास खेत भी है, खेती को कैसे गेहूं सब्जी फल उगाया जाए इस बात की समझ कौशल भी है, और कैसे समाधानित हुआ जाए ये समझ भी है, अगर हम इसको उपलब्ध कराते हैं तो वो समाधान समृद्धिपूर्वक जी सकता है, अपने में खुद ही स्वयं में आत्मसम्मान को सुनिश्चित कर सकता है। तो ये व्यवस्था की आवश्यकता है कि जिसके लिए ना फिर कोई आरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही कोई अमीर तो बनेगा ही नहीं, है ना, तो और ना ही फिर कोई शोषण और अत्याचार की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, क्योंकि मूल रूप से जो हम स्वयं में सुख शांति संतोष आनंद को सुनिश्चित कर पाते हैं वो समाधान समृद्धि के आधार पर ही कर पाते हैं। और मानवीय व्यवस्था का जो प्रयोजन है, राज्य नीति का जो प्रयोजन है वो इतना ही है कि सभी मानव के लिए एक तो समझदारी उपलब्ध करा दे और उस समझदारी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करा दे। ये हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात भी कर रहे हैं, तो अगर कोई एजुकेशन पॉलिसी पर विचार करने वाले इसको सुनते हैं तो इस बात की ओर ध्यान दे सकते हैं कि ये मानव की मूलभूत आवश्यकता है कि शिक्षा में समझदारी की शिक्षा हो, जिसका हम ये एक प्रयास ये किया ही जा रहा है ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन की शिक्षा से हम ह्यूमन वैल्यूज़ को समझ पाएँ और उत्पादन के लिए भी सबके लिए साधन उपलब्ध हो जाएं और ट्रेनिंग उपलब्ध हो जाए। इसमें किस तरह से सोचा जाए, इसमें सभी को सोचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कॉरपोरेट इसको सोच सकते हैं, कंपनियां इसको सोच सकती हैं कि अपने यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं अगर उनके लिए हम साधन उपलब्ध करा पाएँ कि वो अपनी जो आहार की कम से कम आवश्यकताएं हैं वो खुद से पूरा कर सकें, तो वो स्थायी समाधान की ओर होंगे। ये कॉरपोरेट्स अपने लिए जिम्मेदारी ले सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जिम्मेदारी ले सकती हैं, कॉलेजेस जिम्मेदारी ले सकती हैं, सामाजिक संस्थाएं जिम्मेदारी ले सकती हैं कि हम सभी के लिए समझदारी की शिक्षा का इंतजाम किया जाए और उत्पादन के लिए साधन और उनको ट्रेनिंग दी जाए। यही स्थायी समाधान है, इसको आप देख सकते हैं और जिससे हम टुवार्ड्स अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इससे ही अमीरी गरीबी में संतुलन के साथ साथ जातिगत भी जो आर्थिक विषमता हैं उनका निराकरण संभव है। ये मुझे समाधान दिखता है, जितना मैंने अध्ययन किया है मुझे लगता है इन समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। तब तक के लिए टेम्परेरी जो सॉल्यूशंस हैं आरक्षण के रूप में उनको जारी रखा जा सकता है, परंतु पैरेलल में समानांतर में जो यहाँ पर प्रस्ताव दिए गए हैं उन पर भी संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, कंपनियां, स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी विचार करें और कैसे इनको लागू किया जा सकता है इस पर विचार करें। आप भी गृह कार्य करें, होमवर्क करें, अपने में देखें कि हम किस तरह से जो आज कुछ समस्याओं पर इस कक्षा में हमने विचार किया है उनके समाधान पर विचार किया है, कैसे हम इनके बारे में सोचते हैं। तो इसको अगर गृह कार्य नंबर 1 कि अगर मानव जाति को एक समझते हैं तो आप अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन देखते हैं। अगर आप एक समझ गए हैं जो हमने इस मुद्दे को रखा है, अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा से इस स्लाइड को देखें और देखें कि अगर आप एक जाति को, मानव जाति को एक रूप में समझते हैं तो व्यवहार में क्या परिवर्तन देखते हैं। सभी मानव के साथ समानता के व्यवहार का स्वरूप को आप क्या पाते हैं। दूसरा, जातिगत आर्थिक विषमता के स्थायी हल के आपकी दृष्टि में वर्तमान में शासन व्यवस्था को क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। कुछ तो जवाब मैंने इसका दे दिया है, पर आपको उस पर विचार करें, क्या वही कदम है या आप कुछ और कदमों को भी सोचते हैं। तो मुझे लगता है आप इस पर ज़रूर विचार करेंगे ताकि हम समाधान की ओर बढ़ें और जो हमारा लक्ष्य है सुख शांति संतोष आनंद स्वयं में, परिवार में, समाज में और पूरी मानवीय व्यवस्था में हम उसको देख पाएँ, इसकी तरफ हम आगे बढ़ें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर हम आपसे मिलेंगे। नमस्ते।